हेलो गाइस, रेखा कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8वीं का बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर बल एवं गति। बल एवं गति, आपको नाम से ही आपको इम्प्रेशन समझ में आ रहा है कि हम बल लगाएंगे तो कुछ ना कुछ गति ही होगी। तो आइए शुरू करते हैं हमारा पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या कहता है? धक्के या खिंचाव के द्वारा वस्तुओं की गति की अवस्था में परिवर्तन के दो उदाहरण देना है हमें। तो धक्के द्वारा वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन के आइए जानेंगे हम दो उदाहरण कौन से हैं। आपने देखा क्या परिवर्तन हुआ? ये परिवर्तन क्या है? आप देखिए, पुस्तक जो है मेज पर रखी है। जब मेज पर रखी किताब को धक्का दिया जाता है तो किताब गति की अवस्था में आ जाती है। तो हम देखेंगे कि वो गति की अवस्था में आती है तो क्या परिवर्तन होता है। तो वो जो परिवर्तन होगा वो परिवर्तन किसके द्वारा हुआ? गति के कारण। तो देखेंगे हम वो गति में क्या परिवर्तन होता है। देखिए किस तरह से परिवर्तन हुआ। किताब जो थी वो मेज से गिर गई और नीचे की ओर आ गई, यानी आपने देखा किस तरह परिवर्तन हुआ। तो वो कहलाएगी गति में अवस्था। तो याद रखिए, जिस भी वस्तु को हम बल लगाते हैं तो उसमें क्या होता है? परिवर्तन होता है। तो अब हम जानेंगे दूसरा उदाहरण। दूसरा उदाहरण हमारा देखिए क्या व्यक्त करता है। दूसरा उदाहरण बता रहा है कि किस तरह से बॉल खेलता हुआ जो खिलाड़ी है, तो उस खिलाड़ी के द्वारा फुटबॉल पर जैसे ही लात मारा जाती है या मारता है तो फुटबॉल गतिशील हो जाती है। तो यह भी गतिशीलता का उदाहरण है, यानी जिस भी वस्तु को धक्का लगता है तो वह गति में अपनी स्थिति कर देती है। तो याद रखिए, जिस भी वस्तु में बल लगता है तो वह उसकी गति अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। तो आपने देखा चित्र के माध्यम से कि खिलाड़ी जैसे ही फुटबॉल को लात मारता है तो वो फुटबॉल जो है वो कैसी हो जाती है? गतिशील हो जाती है। तो इस प्रकार हमने 2 पॉइंट जाने, 2 उदाहरण जाने धक्का लगने से गति में क्या परिवर्तन होता है। अब हम जानेंगे खिंचाव के द्वारा वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन क्या होता है। ये है जो खिंचाव के द्वारा होने वाली गति अवस्था में परिवर्तन का उदाहरण। देखिए, जब कोई बैलगाड़ी को खींचता है तो बैलगाड़ी चलने लगती है। तो आप चित्र के माध्यम से देख रहे हैं कि बैल क्या कर रहे हैं? बैलगाड़ी को खींच रहे हैं। तो जो माल है उसकी अवस्था, जो गाड़ी में स्थित माल है वो अवस्था में परिवर्तन हुआ, एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामान गया। तो वो जो अवस्था परिवर्तन किसके कारण है? बैलों की गति लगाने पे। यदि बैल गति नहीं लगाते, बल नहीं लगाते तो उस बैलगाड़ी में परिवर्तन नहीं होता। तो ये है खिंचाव के कारण उसकी अवस्था में होने वाला परिवर्तन। तो आप याद रखना है, जब कोई बैलगाड़ी को खींचता है तो बैलगाड़ी जो है वो चलने लगती है। तो वो चलने की जो गति है उससे क्या होता है? कार्य करने की गति होती है। तो आइए जानेंगे दूसरा उदाहरण। दूसरा उदाहरण खिंचाव में बोलता है कि जब रेल का इंजन पूरी गाड़ी को खींचता है तो रेलगाड़ी चलने लगती है। यानी रेलगाड़ी का इंजन ना चले तो गाड़ी ही नहीं चलेगी। तो इंजन जब खिंचता है, आगे की ओर बढ़ता है तो पूरी रेलगाड़ी आगे बढ़ने लगती है। तो उस इंजन के खिंचाव के कारण, गति के कारण क्या होती है? पूरी रेलगाड़ी तीव्र गति से चलने लगती है। तो याद रखिए, खिंचाव में भी परिवर्तन होता है। तो आपको ये 2 उदाहरण याद रखना है कि रेल का इंजन पूरी रेलगाड़ी को खींचता है तो रेलगाड़ी क्या होने लगती है? चलने लगती है। वह उसकी अवस्था में क्या करता है? परिवर्तन करता है। आइए जानेंगे अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न कहता है ऐसे 2 उदाहरण दीजिए जिनमें लगाए गए बल द्वारा वस्तु की आकृति में क्या हो रहा है, परिवर्तन। तो आपने स्टार्टिंग में ही देखा कि क्या परिवर्तन हुआ। बॉल में जैसे ही हम बॉल को दबा रहे थे, रबड़ की गेंद है उसको हाथों से दबाते हैं तो उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है। तो बल द्वारा वस्तु की आकृति में जो परिवर्तन होता है, तो रबर की गेंद में जैसे ही उसको हाथों के बीच दबाते हैं तो उसकी आकृति में क्या होता है, बदलाव आता है। तो वह पिचक जाती है और जो उसकी गोलीय स्थिति है वो आड़ी तिरछी होने लगती है, अंडाकार होने लगती है। तो वे कहलाता है अवस्था में परिवर्तन बल लगाने से। तो आइए जानेंगे दूसरा पॉइंट। देखिए दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि स्प्रिंग को खींचने से उसकी आकृति में बदलाव आ जाता है। तो स्प्रिंग छोटा होता है, यदि उसमें हम कोई वस्तु लटका दें या उसको खींचें तो उसकी आकृति में क्या होगा, परिवर्तन होगा और स्प्रिंग बढ़ जाएगा। तो स्प्रिंग को खींचने से उसकी आकृति में क्या आ जाता है, बदलाव आ जाता है। वो बदलाव से उसकी अवस्था में परिवर्तन देखने को मिलता है। तो ये 2 उदाहरण हुए कि बल लगाकर हम वस्तु की आकृति में क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। आइए जानेंगे अगला। अगला प्रश्न है खालिस्तान। तो वो खालिस्तान आप समझिए बहुत ध्यान से क्योंकि ये बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। कुएं से पानी निकालते समय हमें रस्सी को क्या करना पड़ता है, खींचना पड़ता है। तो आप येलो रंग से जो भरे हुए वो आपके खालिस्तान हैं। दूसरा पॉइंट कहता है एक आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को आकृति करती है, आकर्षित करती है, होगा आकृति नहीं, आकर्षित करती है। तो आप याद रखिए। दूसरा पॉइंट कहता है सामान से लदी ट्रॉली को चलाने के लिए हमें उसको धकेलना पड़ता है। तो आप याद रखिए धकेलना मीन्स धक्का देना। फोर्थ पॉइंट कह रहा है किसी चुंबक को उत्तरी ध्रुव से, चुंबक के उत्तरी ध्रुव को क्या करेगा, प्रतिकर्षित। जब समान ध्रुव होते हैं तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। और मान लो उत्तरी दक्षिणी ध्रुव होता तो वो क्या करते, आकर्षित करते। तो हमेशा याद रखना है आपको, 2 ध्रुव समान हो तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो ये हुए हमारे खालिस्तान। आइए जानेंगे अगला पॉइंट क्या बताता है। अगला प्रश्न बोलता है एक धनुर्धर लक्ष्य पर निशाना साधते हुए अपने धनुष को खींचते हैं, तब वह तीर को छोड़ते हैं तो लक्ष्य की ओर बढ़ने लगता है। इस सूचना के आधार पर निम्न खालिस्तान को, यानी आपके खालिस्तान है, आपका खालिस्तान में जो भरने वाले वर्डिंग है वो है पेशीय, संपर्क, असंपर्क, गुरुत्व, घर्षण, आकृति और आकर्षण। तो आपको खालिस्तान को देखकर इन शब्दों को भरना है, आपने अगर चैप्टर में समझा हुआ है तो आइए जानेंगे हमारे खालिस्तान के पॉइंट क्या हैं। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। आप देखिए किस तरह से इन बलों के आधार पर हम खालिस्तान को भरेंगे। पहला बोलता है पॉइंट, धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर एक बल लगाती है जिसके कारण इसकी आकृति में क्या होता है, परिवर्तन। तो आपको क्या भरना पड़ा, परिवर्तन। दूसरा पॉइंट बोलता है धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर द्वारा लगाया गया बल खालिस्तान बल का है। तो कौन सा बल, पेशीय बल। तीसरा पॉइंट बोलता है तीर की गति की अवस्था में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी बल का प्रकार। तो याद रखना संपर्क बल। जब तक संपर्क नहीं होगा तीर वर्क ही नहीं करेगा, क्योंकि जब हम बल लगाएंगे, खींचेंगे और आगे की ओर छोड़ेंगे तभी क्या करेगा, वो कार्य करेगा। तो याद रखना है संपर्क बल। अगला बोलता है जब तीर लक्ष्य की ओर गति करता है तो इस पर लगने वाला बल गुरुत्व तथा वायु के घर्षण के कारण होता है।
तो दो याद रखना है, पहले में गुरुत्व आएगा, दूसरे में क्या आएगा, घर्षण आएगा। तो ये हुए हमारे जो 5 फिल इन द ब्लैंक्स जो आपको भरने थे, आपको जो क्वेश्चन में बोला गया था। आइए जानेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है और जानेंगे हमारा अगला प्रश्न किस चीज़ की व्याख्या कर रहा है। अगला प्रश्न बोलता है 5वां, निम्न परिस्थिति में बल लगाने वाले कारक जिस वस्तु पर लग रहा है उनको पहचानना है और प्रत्येक स्थिति में जो बल प्रभावी दिखाई दे रहा है उसे भी बताइए। तो पहला प्रश्न बोलता है रस निकालने के लिए नींबू के टुकड़े को अंगुलियों से दबाना है, यानी जब हम जो नींबू निचोड़ने वाली जो मशीन होती है, ये हम चित्र के माध्यम से जानेंगे कि उसमें जब बल लगाते हैं तो वो किस तरह से कार्य करता है। तो देखिए आगे की ओर। ये सारे प्रश्न हैं। देखिए, रस निकालने के लिए नींबू के टुकड़ों को अंगुलियों से दबाना, इस स्थिति में अंगुलियां बल लगाने वाला कारक है और नींबू के टुकड़े पर बल लग रहा है। तो आपको ये याद रखना है कौन बल लगा रहा है, कौन कारक है। तो इससे क्या होगा, आपको याद रहेगा कि किस पर, इस स्थिति में किस पर, अंगुलियों बल लगाने वाला कारक है, यानी अंगुलियां बल लगाने वाला कारक है और नींबू के टुकड़े पर क्या लग रहा है, बल लग रहा है। आइए जानेंगे अगला पॉइंट। अगला पॉइंट बोलता है दंत मंजन की ट्यूब से पेस्ट बाहर निकालना। क्या है, इस स्थिति में दंत मंजन की ट्यूब बल लगाने वाला कारक है और पेस्ट पर क्या लग रहा है, बल लग रहा है। बिल्कुल इजी है, पर आपको रिप्लाई देते आना चाहिए। ये काम आप डेली यूज़ कर रहे हैं कि मंजन का पेस्ट है, उस पर अपन क्या लगा रहे हैं, मंजन की पेस्ट में दंत मंजन की ट्यूब में अपन बल लगा रहे हैं। बल बाहर जो है, बल लगाना जो है वो कारक है और पेस्ट पर क्या लग रहा है, बल लग रहा है जो बाहर की ओर आता है और हम ब्रश करने लगते हैं। तीसरा पॉइंट बोलता है दीवार में लगे हुए हुक से लटकी कमानी के दूसरे सिरे पर लटका एक भार होता है। तो क्या होता है, तो हुक पर जैसे ही बल लगाया जाता है, तो अभी अपने पहले चित्र में देखा था कि हुक में बल लगाने पे उसकी आकृति में परिवर्तन हुआ था, हुक नीचे की ओर खिंच गया था। तो हुक बल लगाने वाला कारक है और कमानी के दूसरे सिरे पर लटका भार जो है बल का प्रभाव का अनुभव कर रहा है। तो जब प्रभाव पड़ेगा तभी तो उसमें परिवर्तन आएगा, तो याद रखना है। फोर्थ पॉइंट बोलता है ऊंची कूद करते समय एक खिलाड़ी द्वारा एक निश्चित ऊंचाई की छड़ को पार करना। तो इस स्थिति में खिलाड़ी बल लगाने वाला क्या है, कारक है और छड़ बल का प्रभाव अनुभव कर रही है। तो आपको ये पॉइंटों को याद रखना है। ये 4 वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके एक एक क्वेश्चन पूछे हुए थे, इनमें से 1 या 2 प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं। जानेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या बताता है। अगला प्रश्न बोल रहा है एक औजार बनाते समय एक लोहार लोहे के गर्म टुकड़ों के हथौड़े से पीटता है। पीटने के कारण लगने वाला बल नर्म लोहे के टुकड़े को किस प्रकार प्रभावित करता है। यानी लोहे के गर्म टुकड़े को लोहार क्या करता है, पीटता है बल लगाकर, तो जिसके कारण उसकी आकृति में क्या हो जाता है, परिवर्तन है। क्योंकि जब भी किसी वस्तु में बल लगाते हैं तो क्या होता है, उसमें परिवर्तन होता है। तो वही परिवर्तन क्या करता है, उसकी आकृति बनाता है। यदि बल ना लगे तो वस्तु में परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि कार्य तो करना ही पड़ा, बल लगाया तो कार्य हुआ, तो उसकी आकृति में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। अगला प्रश्न बोलता है कि एक फुलाए हुए गुब्बारे को संश्लेषित कपड़े के रगड़कर, यानी कपड़े से रगड़ा गुब्बारे को, तो एक दीवार पर दबाया गया तो यह देखा गया कि गुब्बारा दीवार से चिपक जाता है। बिल्कुल रियल है ये। दीवार तथा गुब्बारे के बीच आकर्षण के उत्तरदायी बल का नाम बताओ। यानी जैसे ही अपन ने क्या किया, गुब्बारे को रगड़ा और जैसे ही सर पे रगड़ा तो उसमें क्या हुआ, बल उत्पन्न हो गया, जिससे वो दीवार पे चिपका। तो वो क्या है, तो फूले हुए गुब्बारे को संश्लेषित कपड़े से रगड़ते हैं तो वो आवेशित हो जाता है।
जिस कारण वह दीवार पर क्या हो जाता है, चिपक जाता है। तो वो कौन सा बल है, स्थिर वैद्युत बल। वो स्थिर वैद्युत बल जो है हमारे रगड़ने से जो उत्पन्न हुआ, उस बल के कारण वो क्या हो जाता है, दीवार से चिपक जाता है। तो आपको याद रखना है स्थिर वैद्युत बल, इस नाम को याद रखना है। आइए जानेंगे अगला 8वां प्रश्न हमारा क्या बताता है। आप अपने हाथ में पानी से भरी एक प्लास्टिक की बाल्टी लटकाए हुए हैं। अब बाल्टी पर लगने वाले बलों के नाम बताना है और विचार विमर्श करना है कि कौन सी गति और कौन सा परिवर्तन है, क्यों नहीं होता। तो बाल्टी पर पेशीय बल और गुरुत्वीय बल लग रहे हैं। पेशीय बल क्योंकि व्यक्ति पकड़ा हुआ तो वो पेशीय बल, पानी से भरी बाल्टी है, बल वजन लग रहा है। और नीचे की ओर जो लगेगा बल वो कहलाएगा गुरुत्वीय बल। तो ये दोनों बल एक दूसरे की विपरीत दिशा में लग रहे हैं, एक ऊपर की ओर और एक नीचे की ओर। और कुल बल का मान जो होगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के समान बल लगा रहे हैं। इसीलिए बाल्टी की गति की अवस्था में परिवर्तन नहीं होता, वो अपनी ही स्थिति में रहती है। ऊपर है तो वो ऊपर, नीचे है तो नीचे, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो आप अपने हाथ में पानी से भरी एक प्लास्टिक की बाल्टी लटकाए हुए हैं। तो बाल्टी पर लगने वाले बलों के नाम बताना है। तो आपको याद रखना है पेशीय बल और गुरुत्वीय बल, और विचार विमर्श करके बाल्टी पर लगने वाले बलों द्वारा उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन क्यों नहीं होता। तो यही कारण है कि दोनों के द्वारा जो लगने वाला बल है उसका मान कैसा होगा, 0 होता है। तो कुल बल का मान 0 हो गया, इसीलिए उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि दोनों के मान कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं। अब जानेंगे हम 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न हमें क्या बताता है, आइए देखेंगे। किसी उपग्रह को इसकी कक्षा में प्रमोचित करने के लिए किसी रॉकेट को ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया गया। तो प्रमोचन मंच छोड़ने के तुरंत बाद रॉकेट पर लगने वाले 2 बलों के नाम बताना है। तो रॉकेट पे जो लगने वाला बल है, एक गुरुत्वीय बल है और दूसरा कहलाता है वायुमंडलीय दाब। तो ये 2 वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इन्हें याद रखना है आपको कि जो बल है वो गुरुत्वीय बल और जो दाब लगने वाला है दाब वो है वायुमंडलीय दाब। अब जानेंगे हम इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न जानेंगे, आइए देखेंगे क्या है। अंतिम प्रश्न क्या बताता है, हमें ये याद रखना है। जब किसी ड्रॉपर की नोजल को पानी में रखकर उसके बल्ब को दबाते हैं, जो ड्रॉपर का पीछे का हिस्सा है, और ड्रॉपर की वायु बुलबुले के रूप में क्या निकलती है, बाहर निकल जाती है और हम देखते भी हैं। तो बल्ब पर से दाब हटा लेने पर ड्रॉपर में पानी भर जाता है। ड्रॉपर में पानी चढ़ने का जो कारण है वो क्या है, तो याद रखना वायुमंडलीय दाब। आप देख ही रहे हैं, आपका आंसर में ही समझ में आ रहा है वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब के कारण जो ड्रॉपर है उसमें पानी चढ़ने लगता है। तो कोई भी वस्तु हो, यदि उसके अंदर एयर भरी है और जब हम उसको पुश करते हैं, दबाते हैं, तो उस दबाने के कारण उसके अंदर की जो वायु वो बाहर निकल जाती है और बाहर का लिक्विड पदार्थ जो है वो प्रेशर वायुमंडलीय दाब के कारण कहाँ जाता है, अंदर की ओर आ जाता है। तो ये है रीज़न आपका वायुमंडलीय दाब। तो ये हमारे हुए प्रश्नों के उत्तर। तो हमने 10 प्रश्नों के उत्तर को जाना। तो आज की वीडियोस यहीं तक थी, पूरा चैप्टर कंप्लीट हुआ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।